नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्रा और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान ने 2 और फाइटर जेट्स को, अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है और इधर जो उनके पायलट की तलाश में विमान जा रहे हैं यानी रेस्क्यू ऑपरेशन में, उनको भी मार गिराने का दावा किया है। भीषण हमले हो रहे हैं और अमेरिका की ओर से इस समय आर्थिक तंगी की खबर अभी आ रही है कि वहां पर रक्षा बजट को उसमें 1.5 ट्रिलियन की बढ़ोतरी करने की मांग की है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन वहां की कांग्रेस उसको मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। वहां के जो संसद है वो इसको मंजूरी देने के पक्ष में नहीं है। इधर भीषण हमले किए हैं ईरान ने इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर और लगातार ये हमले जारी है। और इन हमलों को लेकर किस तरीके से अब ये रिहायशी इलाकों में जो ईरान पर हमले किए हैं अमेरिका और इसराइल ने, उसको लेकर घिरे हुए हैं ये दोनों देश। खासकर अमेरिका की ओर से जिस तरह से ये अब वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से वहाँ के रिहायशी इलाके हैं, नागरिक ठिकाने हैं, उन पर हमलों को लेकर भी घिरे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ने फिर धमकी दी है कि भीषण हमला ईरान पर किया जाएगा, लेकिन ये भीषण हमला जब होगा तब होगा। इधर ईरान उनके जो हवाई सेना है, उनका जो एयरफोर्स है, उसको किस तरीके से तबाह कर रहा है ये साफ दिखाई पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि इसराइल और अमेरिका इन दोनों के लिए कल का दिन ये एक काला दिन था इनकी वायु सेनाओं के लिए। क्यों था, इसको लेकर हम आपको जो अपडेट है वो खबरें बताएंगे, कहां कहां पर हमले हुए हैं। लेकिन अब 1 महीने से ज़्यादा की लड़ाई में पूरी तरीके से पस्त नज़र आ रहे हैं अमेरिका और इसराइल, ये दोनों ही। क्या कुछ ताज़ा हमले जो हुए हैं अमलेंदु जी, उसकी क्या जानकारी है? 2 जो फाइटर जेट्स हैं उनको फिर गिरा दिया है ईरान ने। जी समीर जी, जिनको 2 को फिर से गिरा दिया है, वो दोनों जो फाइटर जेट्स थे वो जा रहे थे तलाश करने, जो एक पायलट गायब है उसकी। तो उनको भी जो है वो गिरा दिया है और उसके विजुअल्स भी उसने ईरान की जो एजेंसीज हैं उन्होंने जारी किए हैं। इस बीच ईरान ने पायलट को ढूंढने पर इनाम की भी घोषणा की। इनाम की भी घोषणा की है और साथ में ये भी कहा है अपने नागरिकों से कि अगर उनको पायलट मिल जाता है तो उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, उसको सुरक्षित सेना को सौंप दें। ये भी अपने नागरिकों से कहा है, इनाम के साथ साथ दोनों बातें हैं। यानी इनाम भी घोषित किया है और साथ साथ ये भी कि भाई उसके साथ कोई दुर्व्यवहार ना करें, चूंकि जो युद्ध के नियम है हम उनका पालन करेंगे। ये है। इधर जो IRGC है उसने अपनी 93वीं लहर जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की जो है वो शुरू कर दी है और ईरान का कहना है कि उसने अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। इसमें पहला विमान जो है कोह गियालियू ये और बोयर अहमद प्रांत में गिराया गया, जबकि दूसरा विमान जो है वो खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अमेरिका के 2 क्रू सदस्यों को बचा लिया गया, जबकि कम से कम 1 सदस्य के लापता होने की आशंका है। तेहरान में जश्न का माहौल है, क्योंकि ईरान की सेना का कहना है कि इन विमानों को मार गिराने की घटना से साबित हो गया है कि उसकी सेनाओं में अब भी अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने की क्षमता मौजूद है। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमलों के कारण दक्षिणी नेगेव स्थित एक औद्योगिक स्थल पर आग लग गई, जबकि मध्य रोशा, हाइन और पेताह तिकवा में कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है इसराइल में। और अमेरिकी सेना उस पायलट को बचाने के लिए अभियान जारी रखे हुए है, जो कि उनका गायब हो गया था, मतलब मार गिराया उसके बाद से ये है। इधर ईरानी मिसाइली हमलों के कारण जो इजराइल का दक्षिणी वीर शेवा है उसमें एक औद्योगिक स्थल और मध्य रोश हाइन में एक घर में आग लग गई, जिससे पूरे मध्य इजराइल को नुकसान हुआ है। दुबई के अधिकारियों का कहना है कि एक प्रोजेक्टाइल जो है वो ओरेकल बिल्डिंग और मरीना इलाके की एक अन्य इमारत पर गिरा, जिससे किसी को चोट नहीं आई है। इसराइल ने बेरूत पर हवाई हमले शुरू कर दिए हैं, जबकि हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान में इसराइलियों पर जो है अपने हमले किए हैं। इधर ईरान की राजधानी तेहरान में जो है वो धमाके जो है काफ़ी ज़्यादा सुने गए हैं और उसमें जो करज में जो पुल को ध्वस्त किया था उसके एक हिस्से को, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर जो है वो 13 हो गई है। और ईरान के ऊपर जो लड़ाकू विमान जो गिरा लिया गया था उसमें जो है ईरान का कहना है कि उसने कोहगियाल मतलब जो 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। पहला विमान F-15 स्ट्राइक ईगल था और उसमें 2 लोगों का क्रू सवार था, उसमें से एक को बचा लिया है, जबकि दूसरा भी लापता है। और US मीडिया के अनुसार तलाशी और बचाव अभियान के लिए तैनात 2 US ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स पर हमला हुआ, लेकिन वे सुरक्षित रूप से अपने बेस पर लौटने में कामयाब रहे। और यहाँ समीर जी वो विजुअल भी जारी किए हैं ईरान ने कि इन हेलीकॉप्टर्स को जो है मारकर भगा दिया वहाँ के जो आदिवासी हैं उन्होंने, और उनके पास जो बोल्ट राइफल्स होती हैं उससे ही इनको इनको गिरा दिया, फ्री होते हुए भाग गए। मतलब इनको नुकसान हुआ है काफ़ी। बिल्कुल ही देसी जिनको कह लीजिए कि हथियार है। हाँ बिल्कुल देसी हथियार हैं।
और एक विजुअल भी जारी किया है कि वो किस तरीके से वहाँ के जो आदिवासी हैं वो राइफलें लेकर जो है वो जा रहे हैं और सेना के लोगों से कह रहे हैं चिंता मत करो, इंशाल्लाह हम उनको पकड़ लेंगे। तो वो भी हम लोग देखेंगे, उन विजुअल्स को भी देखेंगे वो क्या कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल देखेंगे। अच्छा, दूसरा विमान जो है A-10 वार्थॉग था और यूएस मीडिया के अधिकारियों के हवाले से बताया है कि उसके अकेले पायलट को बचा लिया गया है। ईरान की सेना ने कहा है कि लड़ाकू विमान को गिराने के लिए नया आधुनिक हवाई रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया गया और कहा कि इससे साबित होता है कि उसकी सेना यूएस सेना के खिलाफ लड़ने की उसमें क्षमता मौजूद है। इधर ईरान के सरकारी टीवी ने घोषणा की है कि जो कोई भी यूएस पायलटों को जिंदा पकड़ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। और व्हाइट हाउस ने इस बात की पुष्टि की है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस घटना के बारे में जानकारी दे दी गई है। ये वो विजुअल है समीर जी जो उसने जारी किया है ईरान ने। ये वहाँ के आदिवासी हैं, वो राइफलें लेकर जा रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं हम लोग उसको सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। ये उस विमान का जो मलबा है और उसके पायलट की तलाश में निकले हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी आवाज़ भी रिकॉर्ड है, ये हम सुनते हैं ये कह क्या रहे हैं। और ये लोग वहाँ के ईरान के आदिवासी इलाकों के लोग हैं, आदिवासी लोग हैं। حسین سلام علیکم، خسته نباشی. آشه سلام علیکم. علیکم السلام. انشالله پیدا میشه، نترسید. آقا سلام علیکم، یا الله یا الله سلام. نمیمونه، پرچم همیشه بالا. حاجی سلام علیکم، خسته نباشی، خسته نباشی. خسته نباشی. یا سلام علیکم. حاجی سلام علیکم، حدیث چیه پیدا کردی؟ انشالله پیدا میشه. انشالله پیدا میشه. انشالله. तो ये वहाँ निकले हुए हैं अपनी राइफलें लेकर, जो उनकी स्थानीय, चूँकि वहाँ पर सेना की जो ट्रेनिंग है वो सभी को दी गई रहती है, तो इसलिए वहाँ पर निकले हुए हैं। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि हम उनको ढूंढ निकालेंगे। हाँ बिल्कुल निकालेंगे। वो कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। ये वो कहते हैं जो साफ सुना गया कि कहने के कि इंशाअल्लाह चिंता मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। और ये बख्तियारी जनजातियां हैं जो वहाँ ट्राइब्स हैं बख्तियारी, उसके लोग हैं। ये हाथों में राइफल लेकर जो है पहाड़ों की ओर निकल पड़े हैं और उस लापता अमेरिकी F-15 जेट पायलट की तलाश में है। ये वो वहाँ देखा जा सकता है। तो ये कई विजुअल जो है इस तरीके के जारी हुए। विजुअल वो भी जारी किया है कि किस तरीके से हेलीकॉप्टर्स को जो है वो महिलाएं और बच्चे जो हैं वो राइफल से बोल्ट राइफल जो हैं उससे मार के और भगा रहे हैं उसको। और वो हेलीकॉप्टर जो है उस पर लगती है गोली और फिर वो लड़खड़ाता और फिर वो भाग जाता है। तो वो विजुअल भी जारी किया, लेकिन वो चूँकि फायरिंग वायरिंग है तो वो हम दिखा नहीं सकते हैं, वो इसलिए वो उसको हम समीज नहीं दिखाएंगे। और इधर बीच अब अमेरिका भी स्वीकार करने लगा है कि कितने सैनिक हताहत हो रहे हैं। लगातार इन सूचनाओं को छिपाया जा रहा है। हालांकि मरने वाले सैनिकों की संख्या अभी भी छिपाई गई है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कम से कम 350 सैनिक उसके घायल हैं, अस्पतालों में भर्ती हैं। ये सूचना वहां से आधिकारिक रूप से आई हुई है। जी बिल्कुल, 350 का उसने स्वीकार कर लिया है कि अब तक जो है उसके गंभीर रूप से घायल हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वो जो मृतकों की संख्या है उसको छुपा रहा है और घायलों की संख्या भी कम बता रहा है। चूँकि जो पेंटागन की रिपोर्ट तो हालांकि ये कह रही है कि आर्मी के जो 247 जवान घायल हैं, नेवी के 63 घायल हैं, मरीन 19 घायल हैं और एयरफोर्स के 36 घायल हैं। जो पेंटागन की रिपोर्ट है वो कुल 365 की वो बता रहा है। लेकिन जो रिपोर्ट्स हैं वो ये आ रही हैं कि इसमें छुपाया जा रहा है। और जैसा कि ईरान की सेना ने दावा किया था कि शुरू के 6 दिन में ही 680 जो हैं अमेरिकी सैनिक जो हैं या तो मारे गए या घायल हुए गंभीर रूप से, और उसको काफ़ी दिनों तक अमेरिका ने स्वीकार नहीं किया। अब जाकर स्वीकार कर रहा है कि 365 उसके जो हैं सैन्यकर्मी वो घायल हैं और 13 की जो है वो जान जा चुकी है। ये उसने अब स्वीकार कर लिया। लेकिन चूंकि बहुत कई जगहों पर अगर हम लोग उस बहरीन के होटल की बात करें तो उन 32 सैनिकों का कहीं पता नहीं है। इसी तरीके से तमाम जगहों पर वहाँ उसके जो ये नौसैनिक जहाज़ हैं उन पर भी हमले हुए कई, और सारे जो मध्य पूर्व के तमाम जो बेस हैं, अमेरिकी बेस हैं, वहाँ पर जो सैनिक थे वो कहाँ हैं उनका पता नहीं है। वहाँ भी अमेरिकी रिपोर्ट्स ही आ रही थी कि वो सैनिक वहाँ से उन ठिकानों से भाग गए हैं, इधर उधर वो ढूंढ रहे हैं कहाँ जाना है। तो मृतकों का आंकड़ा और जो घायलों का आंकड़ा है वो बहुत कमतर करके दिखाया जा रहा है अमेरिका की ओर से भी और इजराइल की ओर से भी, जबकि ये संख्या कहीं ज़्यादा है। लेकिन इधर बीच जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान के जो निर्माणाधीन पुल था, सबसे बड़ा पुल वहाँ का बताया जा रहा है, उस पर हमला किया है और अभी
आत्मसमर्पण न करने की स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अभी इस तरह के दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमला किया जाएगा। उसका जवाब भी ईरान की तरफ से दिया गया है। वहाँ की सेना के जो प्रवक्ता हैं उनको सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं, और कहा है कि अगर आप हमारे इन जो आधारभूत ढांचे हैं उस पर हमला करेंगे तो खाड़ी के देशों के तमाम आधारभूत ढांचों पर हम हमला करेंगे जहां पर अमेरिकी निवेश है, अमेरिकी कंपनियों के पैसे लगे हुए हैं। तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं ईरानी सेना के प्रवक्ता। बिस्मिल्लाहिल कासिमिल जब्बारीन در پاسخ به یاوه‌گویی‌های رئیس جمهور آمریکا و تهدیدهای پی در پی او مبنی بر تخریب پل‌ها، نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های برق و انرژی ایران مجدداً هشدار می‌دهیم در صورتی که به این تهدیدها عمل شود نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی علاوه بر زیر ضربه بردن تمام دارایی‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در عرصه‌های سوخت، انرژی، مراکز اقتصادی و نیروگاه‌ها در منطقه و سرزمین‌های اشغالی، بخش‌های مهمتر و گسترده‌تری از سرمایه‌های آنان و کشورهای میزبان و همپیمان آمریکا و رژیم را شدیدتر و کوبنده‌تر هدف قرار خواهند داد. کشورهای میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه چنانچه بخواهند آسیب نبینند باید حتما آمریکایی‌ها را مجبور به خروج از کشورشان نمایند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم। तो ये कह रहे हैं कि वहाँ पर अगर हमारे ईरान के बिजली और ऊर्जा बुनियादी ढांचों को नष्ट करने की जो बार बार धमकी और चेतावनी दी जा रही है तो हम भी चेतावनी देते हैं, यदि इन धमकियों को अंजाम दिया जाता है तो इस्लामी ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं इस इलाके और कब्जे वाले इलाकों में ईंधन, ऊर्जा, आर्थिक केंद्रों और बिजली संयंत्रों के क्षेत्रों में इजरायली शासन और अमेरिका की सभी संपत्तियों पर हमला करने के अलावा उनकी संपत्तियों के और भी अधिक महत्वपूर्ण तथा व्यापक हिस्सों को, साथ ही अमेरिका और उस शासन के मेजबान और सहयोगी देशों को और भी अधिक कठोरता और निर्णायक रूप से निशाना बनाएंगी। इनको निशाना बनाया जाएगा। तो ये धमकी जी ये भी कहा गया कि इस क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य ठिकानों की मेजबानी करने वाले देश यदि वे किसी भी प्रकार की क्षति से बचना चाहते हैं तो उन्हें अमेरिकियों को अपने देश से बाहर करने के लिए विवश करना होगा। ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये देश, पड़ोसी देश यानी खाड़ी के जो देश हैं पश्चिम एशिया के, अगर वो चाहते हैं कि उनके ठिकाने, ऊर्जा ठिकाने और तमाम जो आधारभूत ढांचे हैं उनको नुकसान न पहुंचे तो फिर वो अमेरिका और इजराइल को मना करें कि वो उनके इलाकों का, उनकी जगहों का, उनकी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान पर हमलों के लिए न करें। तो बहुत ही स्पष्टता के साथ ईरान की ओर से चेतावनी हर बार दी जाती है और अब अगर हमला होता है तो ये साफ जाहिर है कि तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पर हमले होंगे और इधर अमेरिकी कंपनियों को निशाना लगातार ईरान की ओर से बनाया जा रहा है, चूंकि ईरान ने कहा था कि अगर उसके नागरिक ठिकानों को हम पर हमले किए गए और उसके लिए माफ़ी नहीं मांगी गई तो फिर हम बनाएंगे। उसके बाद से लगातार तमाम अमेरिकी कंपनियों को निशाना बनाया गया है। बिल्कुल सभी जी बनाया गया है और कुवैत में यूएस बेस पर जो है वो हमला उसने किया है ईरान ने, और जो इसके मिसाइल हमले में इसका एक जो है CH-47 हेलीकॉप्टर जो है अमेरिका का वो भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, ये खबर आ रही है। इधर जो ओरेकल का दुबई में जो था इमारत जो थी उसके ऊपर उसने ईरान ने हमला किया और दुबई के अधिकारियों का कहना है कि अमीरात के जो इंटरनेट सिटी इलाके स्थित ओरेकल की इमारत के बाहरी हिस्से पर नुकसान पहुंचा है और ये ओरेकल जो 18 कंपनियों की सूची में शामिल है जिन्हें ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स जो है उसने हमले के बदले में निशाना बनाने की कसम खाई है। तो ये स्वीकार किया गया कि इस पर हमला हुआ है। इधर समीर जी खबर ये आ रही है कि 3 मार्च को रियाद में जो था यूएस की एम्बेसी उस पर जो हमला हुआ था, ड्रोन से जो हमला हुआ था, तो वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है कि इसमें अमेरिकी दूतावास पर जितना सार्वजनिक रूप से बताया गया नुकसान उसका कई गुना ज़्यादा, लगभग 100 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। ये खबरें छुपा ली अमेरिका ने ताकि जो है वो मनोबल ना टूटे अमेरिकी सेना का। तो वो खबरें अमेरिकी सेना का मनोबल ना टूटे और वहाँ के लोगों का गुस्सा और ना भड़क जाए, गुस्सा और ना भड़क जाए। तो ये है और ये इसमें जो है ये कहा गया है। और अब सऊदी अरब में अमेरिकी दूतावास पर
हुए ईरानी ड्रोन हमलों में जितना सार्वजनिक रूप से बताया गया था उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हुआ है। और इस रिपोर्ट में मौजूदा पूर्व अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया, यानी पूर्व अमेरिकी अधिकारी जो मौजूदा अधिकारी हैं उनके हवाले से बताया गया है कि ये नुकसान जितना बताया गया उससे 100 गुना ज़्यादा हो सकता है। तो ये जो है एक जो इस मामले की जानकारी रखने वाला व्यक्ति है उसका कहना है कि दूतावास में आग लग गई थी जो आधे दिन तक जलती रही और इससे दूतावास परिसर का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिसको नुकसान ना पहुंचा हो और जिसकी भरपाई की जा सकती हो। यानी अपूरणीय क्षति जो है वो हुई है, यानी पूरी तरीके से दूतावास ध्वस्त हुआ है। ये इसका मतलब ये उसका अधिकारी का कहना है समीर जी। बिल्कुल। और इधर जो प्रोफेसर मरांडी है जिनका जो लगातार अपना तेहरान यूनिवर्सिटी के अपने आलेख लिखते रहते हैं, इसके अलावा अपने बयान भी जारी करते रहते हैं, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि ईरान की क्षमताएं अभी भी बरकरार हैं और ईरान ने अमेरिका और इजराइल को चकमा देने के लिए नकली चीजें डिकॉयज तैनात की हैं और उन दावों को खारिज कर दिया कि ईरान की नौसैनिक क्षमताएं नष्ट हो रही हैं। मोरांडी ने कहा है कि अपनी शर्तें पूरी करने के लिए और ये सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में हमारी सुरक्षा और हिफाजत बनी रहे, ईरान पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार है। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है अमलेंदु जी की जब ट्रंप कह रहे हैं कि वायुसेना पूरी तरह से नष्ट हो गई है, उसके बाद ईरान की जो तरफ से अमेरिका के फाइटर जेट्स को एक के बाद एक ध्वस्त कर दिया जा रहा है। बिल्कुल एक के बाद एक समीर जी ध्वस्त किया जा रहा है और ज़बरदस्त तरीके से ध्वस्त किया जा रहा है। और जैसे ही ट्रंप दावा करते हैं कि हमने उनका सब कुछ नष्ट कर दिया, तभी वो कोई ना कोई ऐसा कमाल कर दिखाता है ईरान की मालूम पड़ता है कि ट्रंप साहब जो है झूठे साबित तुरंत हो जाते हैं। अब ट्रंप साहब भी कह रहे थे कि हम 48 घंटे में जो है इनको बहुत तगड़ी मार देंगे, तो 48 घंटे में ऐसी तगड़ी मार हुई कि खुद के जो है 2 जहाज गिरा दिए उसने, एक पायलट गायब है, उस पायलट को ढूंढने जो गए 2 हेलीकॉप्टर उनको भी गिरा दिया। तो अब इस तरीके से 5 जो है उनके ड्रोन गिरा दिए, कई लाख डॉलर के जो थे वो गिरा दिए। तो यानी काला दिन जो कहा जा रहा है कल का अमेरिका के लिए, वो इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से सैन्य मोर्चे पर अमेरिका को ईरान ने बहुत ज़बरदस्त चोट पहुंचाई है। और कैसे चोट पहुंचाई है कि वहाँ के जो जनजातियाँ हैं वही जो है बोल्ट राइफलों से आपका हेलीकॉप्टर गिरा दे रही हैं और जो छोटे से ड्रोन से जो आपका छोटे से मिसाइल से जो है आपका F-15 जो है उसको मार गिराया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आपका पायलट गायब हो गया और आपको स्वीकार करना पड़ रहा है। अभी तो आप स्वीकार नहीं करते थे, चूंकि पायलट गायब है तो अब आपको स्वीकार करना पड़ रहा है कि भाई आपका एक हवाई जहाज जो है वो ध्वस्त हो गया, उसका पायलट गायब है। क्योंकि पायलट पकड़ में आ गया तो फिर वो सारी चीजें बताएगा और तब ये पता लगेगा कि आप किस तरह से सूचनाओं को छिपा रहे हैं। लेकिन अब अमेरिकी रिपोर्ट्स ही बता रही हैं कि कैसे नुकसान हुआ है, चाहे वो अलग अलग जगहों पर जो अमेरिका के दूतावास थे वहां हुए हमलों के बाद नुकसान की बात है, या फिर जो सेना लड़ रही है उसका जो नुकसान हो रहा है, सैनिक मर रहे हैं। लेकिन बुरी तरीके से आर्थिक क्षति पहुंचाई है ईरान ने अपने हमलों से, इससे साफ दिख रहा है। $1.5 ट्रिलियन की मदद मांगी है ट्रंप ने, चूंकि अब ये रक्षा बजट में इसको लाना है, इसको कांग्रेस से पास कराना पड़ेगा। लेकिन वहाँ विपक्षी नेता और यहाँ तक कि जो ट्रंप की अपनी पार्टी के नेता हैं वो भी इसके पक्ष में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। तो अब ये $1.5 ट्रिलियन, चूंकि पेंटागन ने पहले ही कह दिया था कि अगर आगे लड़ाई जारी रखनी है तो फिर कम से कम $200 मिलियन की जरूरत पड़ेगी, $200 बिलियन की जरूरत पड़ेगी। और अब ये $1.5 ट्रिलियन की मांग खुद डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं अमलेदु जी। हाँ, बहुत मुश्किल में दिखाई पड़ रहे हैं। और जो ट्रंप समीर जी भाषण देते हैं या ट्वीट करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया और 48 घंटे में खुल जाएगा, हॉर्मुज़ में खुल जाएगा, उसको लेकर अब अमेरिका के ही पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी ex-NSA हैं जॉन बोल्टन, और उन्होंने जो है कहा है कि ट्रंप जो है ये सारी फर्जी बातें जो करते हैं ये सिर्फ बाजार को शांत रखने के लिए करते हैं, असल में तो युद्ध हार रहे हैं। हम लोग सुन भी सकते हैं जॉन बोल्टन जो हैं वो क्या कह रहे हैं, और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जल डमरू मध्य अभी भी बंद हो और खाड़ी के देशों पर ईरान का दबदबा है। अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक आपदा है, ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा रहे हैं जॉन बोल्टन। हम उनको सुनते हैं जॉन बोल्टन क्या कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, सुनते हैं उनको।
और ये बातें इसी तरह से अभी जो उनके लगातार बयान आ रहे हैं इतना इस तरीके से मुखरता के साथ और बिना सोचे समझे बयान, एक दिन पहले ही हम लोगों ने चर्चा भी की थी कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने उसको किस तरीके से बहुत एक कहिए कि तंज भी नहीं किया था बल्कि कठोर शब्दों में कहा था कि ये रोज रोज की बकबक बंद करें डोनाल्ड ट्रंप, इससे कुछ होने वाला नहीं है। सुन लेते हैं पहले जॉन बोल्टन को जो अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं, वो क्या कह रहे हैं। Well, I think it's Trump tweeting to try and keep markets calm and to say that he expects an answer from Iran. His deadline, by the way, is April the 6th, so it's only a few days away. When after which, if the strait wasn't cleared, he threatened really widespread attacks on industrial infrastructure and power inside Iran. His attention span is short, so he's looking for ways to try and maximize pressure on the regime to get them to give up their effective control over the strait. To me, it's just one more argument for regime change. If they're prepared to do this now, closing the strait, imagine what Iran would be prepared to do. तो जॉन बोल्टन हैं, ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि ट्रंप बाजारों को शांत रखने की कोशिश में ट्वीट कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि उन्हें ईरान से जवाब की उम्मीद है। उनकी डेडलाइन 6 अप्रैल है, तो इसमें बस कुछ ही दिन बाकी हैं, जिसके बाद अगर हॉर्मुज स्ट्रेट साफ नहीं हुआ तो उन्होंने ईरान के अंदर औद्योगिक बुनियादी ढांचे और बिजली पर बहुत बड़े पैमाने पर हमले करने की धमकी दी है। वो शासन पर दबाव बढ़ाने के तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि वे स्ट्रेट पर यानी हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना प्रभावी नियंत्रण छोड़ दें। मुझे लगता है कि अमेरिका के लिए जीत की घोषणा करना ट्रंप करना चाहते हैं और फिर चले जाना चाहते हैं, जबकि हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद हो या खाड़ी के अरब देशों पर ईरान का दबदबा हो, अमेरिका के लिए ये एक रणनीतिक आपदा होगी। ये उनका कहना है। जॉन बोल्टन ये अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं। तो अमेरिका में भी तमाम जो विशेषज्ञ हैं, तमाम जो वहाँ पर लोग हैं, पूर्व अधिकारी हैं, सेना के अधिकारी हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये लड़ाई हार चुका है अमेरिका और ज़बरन इस लड़ाई में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को झोंका है, जिसकी कीमत अमेरिका के लोगों को चुकानी पड़ रही है। अब सेना में किस तरह से बगावत हो रही है वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि वहाँ पर जनरल को, सेना के प्रमुख को और तमाम अधिकारियों को कैसे वहाँ निकाल दिया गया, उनको बर्खास्त कर दिया गया या फिर उनको ज़बरन इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये साफ दिखा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप और पीट हेग्सेथ जो वहां के रक्षा मंत्री हैं, उनके खिलाफ किस तरीके से नाराजगी दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल समझिए, नाराजगी दिखाई पड़ रही है और महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि कल जब फायर किया गया सेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ थे उनको, उसके बाद ही तुरंत ये घटना हो गई। अब इसका पीट हेग्सेथ किस तरीके से वहाँ जवाब देंगे और ट्रंप किस तरीके से जवाब देंगे, ये वहाँ सवाल उठ रहे हैं और ये बहुत बड़ा संकट अमेरिका के लिए आ गया है। अगर वो पायलट नहीं मिलता है, समीजी जहाँ तक ये खबर आ रही है कि वो एग्जिट जो था वो तो हुआ, लेकिन वो एग्जिट होने के बाद वो पायलट मिला नहीं, तो क्या वो सीट पर ही चिपका रह गया और एग्जिट नहीं हो पाया? और अगर हुआ तो क्या उसको पकड़ लिया गया है, क्या उन जनजातियों ने पकड़ के अपने पास रख लिया है? हालांकि ईरान ने साफ तौर पे कहा है अपने नागरिकों से कि भाई अगर वो मिल जाए आपको तो आप सेना को सौंपें और किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार ना करें। लेकिन जनता कितनी बात मानेगी, चूँकि भाई सेना तो ठीक है वो युद्ध के तरीके से अपने काम करेगी, वो करेगी, लेकिन ये जनता का गुस्सा एक अलग चीज़ है। लेकिन इस बीच जो है समीर जी, किंग्स कॉलेज लंदन में विजिटिंग लेक्चरर हैं सामी पुरी, और वो रक्षा विशेषज्ञ भी हैं और उनका कहना है कि लापता अमेरिकी पायलट को बचाने की कोशिशें चुनौतीपूर्ण होंगी क्योंकि इन ऑपरेशंस को ईरानी गोलीबारी के खतरे का सामना करना पड़ेगा। और ये हम लोग खबर दे ही चुके कि उसको ढूंढने के लिए जो हेलीकॉप्टर निकले उनको वहाँ के आदिवासियों ने ही निशाना बना लिया और उन्हें फिर जो है चोटिल होकर वहाँ से भागना पड़ा। सीधे सीधे इनका कहना है कि ये सामी पुरी का कि वहाँ पर जो चीज़ें दिखाई भी पड़ रही हैं कि अमेरिका तो कम से कम नहीं ढूंढ पाएगा, अगर वो ढूंढा भी जाएगा तो उसको ईरानी लोग ही ढूंढेंगे, चाहे वहाँ की सेना ढूंढ ले या फिर वो जिस तरीके से वहाँ के आम लोग, वहाँ के आदिवासी, तमाम जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं वहाँ ढूंढने के लिए निकले हुए हैं। बिल्कुल वहाँ ढूंढने के लिए निकले हैं। और दूसरा जो जहाज मार गिराया है वो अमेरिका खुद स्वीकार कर रहा है कि वो जहाज उस पायलट को ढूंढने गया था।
दूसरा जहाज जो मार गिराया, तो वार्थेग क्या 10 कुछ करके जो जहाज है, तो वो ढूंढने गया था पायलट को, उसको मार गिराया है। इसको अमेरिका ने स्वीकार कर लिया समीर जी। इधर इनका कहना जो है कि इसके लिए जो ज़्यादातर काम विमानों को काफ़ी करीब से देखना होगा, यानी अगर आप उसे ढूंढने के लिए जाएंगे तो काफ़ी नीचे से आपको जो है उसको देखना होगा कि आप कितना नीचे आप जा रहे हैं। तो ये नीचे आप जाएंगे तो फिर आप सीधा सीधा निशाना होंगे, और सेना तो आप छोड़ ही दीजिए। मतलब वो जो आदिवासी घूम रहे हैं राइफलें लेकर, वो आदिवासी जो वो निशाना बना लेंगे इन जहाज़ों को। तो ये वो चिंता की बात जो इसलिए हो रही, तो इसलिए बहुत खतरनाक काम है। और इसीलिए समीर जी, ट्रंप ने 48 घंटे के सीज फायर का ऑफर दिया ईरान को, और ईरान ने उसको बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया है कि कोई नो सीज फायर। ईरान का बार बार यही कहना है कि नो सीज फायर, किसी तरह का कोई सीज फायर नहीं होगा। और इनको ये जो सामीपुरी हैं ये कह रही हैं कि एक पायलट को ढूंढा, लापता पायलट को ढूंढा जा रहा है, लेकिन बहुत दुर्गम इलाका है, कुछ हिस्सा पहाड़ी है तो कुछ रेगिस्तानी। और यही है दिक्कत अमलेंदु जी, जो डोनाल्ड ट्रंप इन सब के बावजूद ईरान में अपने थल सैनिकों को भेजने जा रहे हैं। यही कहा जा रहा है कि वहां भेजने का मतलब वहां की जो भौगोलिक स्थिति है वो इस तरह से है कि वहां आप अपने सैनिकों को अगर भेज देते हैं तो फिर उनको मौत के मुंह में ही धकेलना है। ये वहां के सेना के कमांडर कह रहे हैं। सेना के कमांडर कह रहे हैं कि आप 7000 सैनिकों को आप सीधे सीधे सैन्य सुसाइड की तरफ जो है आप धकेल रहे हैं। इधर जो एक बड़ी बात जो कह रही है सामीपुरी, जो है वो महत्वपूर्ण समीर, जो हम लोग भी यही बात लगातार कह रहे हैं। इनका कहना है कि ये अमेरिकी सेना के लिए बेहद शर्मनाक है, खासकर तब जब युद्ध सचिव पीट हेगसेक ने पहले दावा किया था कि ईरान में अमेरिका की हवाई ताकत सबसे ऊपर है और हमने उनकी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो अब इनका जहाज वो उसकी पकड़ में भी आ गया और उसने मार गिराया। वो भी तब जब आप दावा कर रहे हैं कि ईरान की हवाई सेना पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। और ये एक तरीके से कहा जाए कि ये काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो अमेरिका को होगा। उनका ये भी कहना है पुरी का जो है कि सैटेलाइट और दूसरी चीज़ें एक हद तक ही मदद कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े इलाके में जो F-15E के विमान के लापता सदस्य हैं, जो उस पायलट को ढूंढा जा रहा है, और इस इलाके का कुछ हिस्सा पहाड़ी है और कुछ रेगिस्तानी है, और एक सा नहीं है। तो अब रेगिस्तान में आप ढूंढने जाएंगे और मालूम पड़ा कि ढूंढते ढूंढते आप पहुंच गए पहाड़ में, तो पहाड़ से ना टकरा जाए आपका हेलीकॉप्टर या जहाज जो है, तो नीची उड़ान भरनी पड़ेगी। तो ये सबसे ज़्यादा संकट है। तो इसलिए ये अब उस पायलट को ढूंढेगा तो अमेरिका ही, ईरान ही, अमेरिका के बस का नहीं है। तो अब आपको शरण लेनी पड़ेगी। अगर फिर अपने जहाज़ों को भेजता है, हेलीकॉप्टर मार गिराएगा। जो युद्ध चल रहा है आपका जाएगा, वो मार गिराएंगे। और अब देखना है कि अब अमेरिका अपने पायलट को ढूंढने के लिए दूसरे जहाज या हेलीकॉप्टर भेजता है कि नहीं। बिल्कुल भेजता ही नहीं भेजता है। और जो भेजे उसने उसमें तो मारी गिराए हैं। ये साफ तौर पर जो है, इधर समीर जी जो इसके उनके उसके अध्यक्ष हैं गालिबा संसद के, उन्होंने एक ट्वीट किया समीर जी, और ट्वीट में उन्होंने जो था वो बड़े मज़े जो हैं वो लिए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ट्रंप के बिना रणनीति वाले युद्ध को पायलटों की तलाश में तब्दील कर दिया गया है। बहुत अच्छी प्रगति। तो ये देखते हैं ट्वीट में इन्होंने क्या लिखा है। जो वहाँ की संसद के अध्यक्ष है कालीबफ, वो क्या लिख रहे हैं, और ये लिख रहे हैं कि आप तो यहाँ पर ईरान में रेजीम चेंज कर रहे थे, हमको बर्बाद कर रहे थे, लेकिन ये लड़ाई यहाँ पहुँच गई है कि हम मार रहे हैं और आप अपने पायलट वहाँ पर ढूंढ रहे हैं। देखते हैं उनका ट्वीट क्या लिखा है उन्होंने। तो ये लिख रहे हैं कालीबफ की ईरान के सशस्त्र बलों द्वारा शुक्रवार को एक और F-35 युद्धक विमान को मार गिराए जाने के बाद अमेरिका इजराइल द्वारा देश पर छेड़ा गया अवैध युद्ध सत्ता परिवर्तन से घटकर अपने पायलटों की तलाश में बदल गया है। एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया है और यही लिख रहे हैं कि यह शानदार बिना रणनीति वाला युद्ध अब क्या कोई हमारे पायलटों को ढूंढ सकता है, कृपया के स्तर पर आ गया है। वाह, कितनी शानदार प्रगति, सच में प्रतिभाशाली लोग हैं, क्या कितना मजा ले रहे हैं ये। और चूंकि यही बात अब वहाँ के लोग भी कह रहे हैं कि बिना किसी रणनीति, तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, कि आप वहाँ चले गए, और यही कह रहे थे वहाँ के सेना अध्यक्ष जिनको जबरन रिटायर कर दिया गया, यही कह रहे थे वहाँ के तमाम सेना के बड़े अधिकारी जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। और अब वो चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं कि आप लड़ाई में यहाँ पर उनको बर्बाद करने आए थे, सत्ता परिवर्तन करने आए थे, उनकी सेना आपकी निगाह में ख़त्म हो चुकी है और आपकी स्थिति आ गई है कि आपके पायलट और जहाज़ नष्ट किए जा रहे हैं, पायलट मारे जा रहे हैं और आप उनको ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी ये कह रहे हैं। और जो IRGC है उसने आज एक बयान जारी किया है, और बयान जारी करके उसने कहा है कि ये अमेरिकी और इजरायली वायु सेनाओं के लिए काला दिन है।
ईरान ने एक ही दिन में 2 लड़ाकू विमान, 2 मिसाइलें और 3 ड्रोन मार गिराए, ये उसने कहा है। और बयान में कहा है IRGC के जनसंपर्क विभाग ने कि ईरान के कई प्रांतों में सफल अवरोधन की एक श्रृंखला का विस्तृत विवरण दिया गया है उसमें बयान में। और बयान के अनुसार IRGC के एरो स्पेस डिफेंस फोर्स के लड़ाकू विमानों ने खोमीर और जंजन के आसमान में 2 क्रूज मिसाइलों का सफलतापूर्वक पता लगाकर उन्हें नष्ट किया। इसके अतिरिक्त इस्फहान के आसमान में 2 MQ-9 हमलावर ड्रोन मार गिराए गए और बुशहर के आसमान में एक हरमोज ड्रोन नष्ट कर दिया गया। IRGC ने कहा कि यह अवरोधन देश की एकीकृत हवाई रक्षा नेटवर्क के नियंत्रण में संचालित होने वाली उसकी नई उन्नत हवाई रक्षा प्रणाली का उपयोग करके किए गए थे। एक अलग और विशेष रूप से महत्वपूर्ण कार्रवाई में IRGC के एरो स्पेस डिफेंस फोर्स ने मध्य ईरान में एक उन्नत दुश्मन लड़ाकू विमान को सफलतापूर्वक नष्ट किया। लापता पायलट की तलाश जारी है, ऐसी खबरें हैं कि वह सुरक्षित रूप से इजेक्ट करने में विफल रहा, ये IRGC का कहना है समीर जी। और उसका कहना है कि शुक्रवार को ईरान की सेना ने घोषणा की कि इस्लामी गणराज्य के एकीकृत हवाई रक्षा नेटवर्क ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास देश के दक्षिणी जल क्षेत्र में एक अमेरिकी A-10 वार्थोग युद्ध विमान को भी मार गिराया। और सेना ने बताया कि लक्षित विमान को सेना वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा ट्रैक किया गया, उस पर हमला किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप वह फारस की खाड़ी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बिल्कुल। तो इधर जो ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उनका भी हम लोग ट्वीट देखेंगे। उन्होंने कहा है कि यहाँ तो बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के दौरान यहाँ पर हमारे नेताओं को वो मार रहे हैं, लेकिन अमलेंदु जी जो लगातार ईरान के अलग अलग देशों में जो दूतावास हैं, एम्बेसी हैं, वो कई बहुत एक मज़े लेते हुए ट्वीट कर रहे हैं। एक और ट्वीट आया है और ये कह रहे हैं कि आप सत्ता परिवर्तन हमारे यहाँ करने चले थे, सत्ता परिवर्तन आपके यहाँ हो गया है। देखते हैं हम लोग उस ट्वीट को। बिल्कुल, सत्ता परिवर्तन आपके यहाँ हो गया। उसमें जो जितने सैन्य अधिकारी जो हैं वो हटाए गए हैं या जिनको बर्खास्त किया गया है, उनको लेकर जो है वो उसने उनके सबके चेहरे पे और क्रॉस लगा के कहा है कि रिजीम चेंज। हाँ, तो ये हम लोग देख सकते हैं समीर जी कि वो रिजीम चेंज ये है। देखिए तो ये ट्वीट है, ये ईरान की एम्बेसी है साउथ अफ्रीका की, और ये लिख रहे हैं कि द रेजिम चेंज हैपेंड सक्सेसफुली, मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये ट्रंप का ये स्लोगन है, उनका ये नारा है। और ये इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये कितने वहाँ के जो तमाम सेनाध्यक्ष, सेना के बड़े अधिकारी जिनको बर्खास्त किया गया है, यानी रेजिम चेंज कर दिया गया है। तो ये इस तरीके के लगातार वहाँ के एम्बेसी से आ रहे हैं ट्वीट, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में किस तरह से वो एक हंसी का और मजाक का पात्र बन गए हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। इधर मसूद पेजेश्कियन का भी ट्वीट देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है कि ईरान क्या कर रहा है, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ रहा है, और अमेरिका और इजराइल इस लड़ाई को किस तरीके से लड़ रहे हैं। मसूद पेजेश्कियन लिख रहे हैं कि जैसे ही मैं अमेरिकी लोगों से बात कर रहा था, हमारी स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑन फॉरेन पॉलिसी के हेड को टारगेट करके उनकी हत्या की कोशिश की गई, जिसमें उनकी बेगुनाह पत्नी शहीद हो गई। दुनिया को फैसला करने दो कौन सी पार्टी बातचीत और मोलभाव करती है और कौन आतंकवाद में भरोसा करता है, ये दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल, ये जो है बहुत महत्वपूर्ण बात जो है वो डॉक्टर मसूद पेजेश्कियन कह रहे हैं कि भाई हमसे आप बातचीत करने आए और बातचीत के आपने ऑफर दिया और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को टारगेट करके आपने उनकी टारगेटेड किलिंग की। ये युद्ध नहीं है, ये टारगेट किलिंग है। युद्ध में तो आप लड़ाई होती है भाई, अब आप आमने सामने लड़ाई होती है, अब आपके जहाज मारे जा रहे हैं, गिराए जा रहे हैं, तो ये युद्ध है। लेकिन आप टारगेट किलिंग कर रहे हैं, तो वो टारगेट किलिंग जो है आपने की, और आप बातचीत का ढोंग भी करते रहते हैं। इसीलिए साफ तौर पर कहा गया ईरान की तरफ से कि अब इनसे कोई बातचीत नहीं होगी और इन पर हमको बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और किसी भी तरीके की हम बातचीत नहीं कर सकते। तो ये साफ तौर पर समीर जी कहा गया। इधर प्रेस टीवी से बातचीत करते हुए जो ईरानी सशस्त्र बलों के प्रवक्ता हैं, जनरल स्टाफ के प्रवक्ता जनरल शेखर जी, उनका एक वक्तव्य है समीर जी, वो हम लोग सुनते हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है, जो अभी बात कह रहे थे जहां वहां के यूएसए के जो एक्स एनएसए थे कि 6 अप्रैल तक का समय है, देखें ट्रम्प की वो सीमा पूरी होती है कि नहीं होती है हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने की। वो कह रहे हैं कि ये अमेरिका और ज़ायोनिस्टों के लिए, दुश्मनों के लिए बंद रहेगा। ये साफ तौर पर कह रहे हैं, वो हम लोग सुनते हैं जनरल शेखर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी बड़ी महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी की, ये जो धमकी थी डोनाल्ड ट्रंप को, ये जो डेडलाइन उन्होंने तय की थी 6 अप्रैल वाली, ये डेडलाइन तो तय की थी उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट के लिए। वहाँ से तो अब खुद ही वापस हो गए। अब अपने बयान से अब तो कह रहे हैं कि दुनिया में जिसको दिक्कत हो रही हो जाके खुलवाए। बहरहाल अब 6 अप्रैल का इंतजार तो सबको है ही, क्योंकि कहा था उन्होंने
कि बहुत भीषण हमला किया जाएगा, लेकिन जनरल शेखरजी ये कह रहे हैं कि वो नहीं खुलेगा, उनके लिए बंद रहेगा, हमारे मित्र देशों के लिए तो खुला ही रहेगा। वो मित्र देशों के लिए खुला रहेगा और फ्रांस को ऑफर कर दिया कि आपके लिए भी खुला है। खुला है, जी हाँ। फ्रांस के लिए भी खुला है, श्रीलंका के लिए खुला है, चीन के लिए खुला है, रूस के लिए खुला है। रूस के विदेश मंत्री हैं सर्गेई लावारोव, वो कह रहे हैं कि हमारे लिए खुला हुआ है, हमारे जहाज वहां से निकल रहे हैं। चीन कह रहा है हमारे जहाज वहां से निकल रहे हैं। तो जब सबके निकल रहे हैं तो भाई आप अपना भी निकाल लो। आप तो कह रहे थे आप निकाल लेंगे उसको, तो आप निकाल लीजिए। तो 6 अप्रैल जो आ रही है, आज समझिए 4 तो हो गई, कल का दिन बीच में है। हाँ, 6 अप्रैल आने वाले। और दूसरे ये भी है कि जो ये कोशिश में है कि दुनिया भर के लोग ईरान में वहां पर ताकत के बल पर होर्मुज स्ट्रेट को खुलवाएं, इसको लेकर ये सुरक्षा परिषद में जाने की कोशिश, लेकिन वहां पर अब साफ दिखाई पड़ रहा है कि चीन, रूस और फ्रांस ये तीनों वीटो कर रहे हैं। इनका कहना है कि बिल्कुल वहां पर किसी तरह के मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की मिलिट्री एक्शन की जरूरत नहीं है, ये साफ तौर पर वो वीटो लगा दिया। और आज समीर जी होनी थी वहाँ वोटिंग इस पे प्रस्ताव पर, अब देखना है कि उसका क्या नतीजा होता है। पहले तो कल होनी थी, तो कल नहीं हो पाई। जब कल नहीं हो पाई तो उसको आज के लिए टाल दिया गया था, और इसीलिए टाल दिया गया क्योंकि फ्रांस जो है वो भी रूस और चीन के साथ शामिल हो गया था। तो अब वहाँ अकेला पड़ जाता अमेरिका, तो इसलिए जो है वो अब आज को लिए इसको टाला गया। अब देखना है कि आज भी हाँ क्या होता है, वो प्रस्ताव पारित होता है कि नहीं होता है। अगर वो प्रस्ताव पारित होता है तो फिर एक और युद्ध का मोर्चा खुल सकता है, यूएन से प्रस्ताव पारित हो जाएगा। लेकिन अभी उसकी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। संभावना नहीं। अब 3 देश अगर वीटो कर रहे हैं तो वहां तो एक भी देश वीटो कर ले तो प्रस्ताव नहीं पारित होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक जो घटनाक्रम है वो हमको लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर है और दुनिया का जो एक समर्थन दिखाई पड़ रहा है, ईरान भले ही अलग थलग रहा लेकिन अब पूरा समर्थन इस लड़ाई के बाद ईरान के साथ दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, पूरा समर्थन ईरान के साथ दिखाई पड़ रहा है। और ईरान ने एक तरीके से समीर जी कहा जाए कि एक तरीके से देखा जाए तो मतलब रणनीतिक तौर पर और कूटनीतिक तौर पर भी जो है वो अमेरिका पर विजय हासिल कर लिए। कहाँ तो जो इनके सहयोगी थे नाटो के देश, वो अमेरिका के साथ नहीं आ रहे और कह रहे हैं कि ये युद्ध जो है हमारा नहीं है, ये अमेरिका का युद्ध है। और ईरान के साथ जो है वो समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। इस बीच समीर जी ईरान ने दावा किया है कि उसकी सेना ने 160 से ज़्यादा दुश्मन के ड्रोन गिराए हैं। और राष्ट्रीय वायु रक्षा के संयुक्त मुख्यालय के कमांडर का कहना है कि ईरानी सैनिक आधुनिक स्वदेशी तकनीकों और उपकरणों का इस्तेमाल करके दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोनों पर घात लगाकर हमला करने के लिए तैयार है। ये तरीके और उपकरण 5वीं पीढ़ी के विमानों और उन्नत मानव रहित प्रणालियों का शिकार करने के लिए बनाए गए हैं। इरना जो वहाँ की समाचार एजेंसी है, उसमें जारी बयान में जो है उनके ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा एलामी ने कहा है कि ईरानी वायु सेना ने पहले ही कई उन्नत लड़ाकू विमानों, दर्जनों क्रूज मिसाइलों और 160 से ज़्यादा ड्रोनों को नष्ट कर दिया है, जिनमें हर्मीस और लुकास जैसे मानव रहित विमान भी शामिल हैं। और उन्होंने आगे कहा कि इन विमानों को मार गिराना रणनीतियों और रक्षा प्रणालियों में नए उपकरणों, नवाचारों के इस्तेमाल का नतीजा था, जिससे उनके अनुसार दुश्मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। अब समझ में नहीं आ रहा है ट्रम्प साहब की सेना को कि ईरान मार कर कैसे रहा है, उसको मदद कौन कर रहा है। ये अपने आप ही उसने सब कर लिया है। आपको याद होगा समीर जी, हमने अमेरिका के ही एक एक्स कमांडर का था वो बयान सुनवाया था, और एक यूएस रूस के पूर्व एक कमांडर थे और रक्षा विशेषज्ञ थे, दोनों का यही कहना था कि इस गलतफहमी में मत रहिए कि ईरान को कोई और मदद कर रहा है। ये ईरान ने अपना तैयार किया है और उनको अपने पर ही आजमा कर देखा है, उसको टेस्ट जो किया है। और ये खास तौर से अमेरिकी जो रक्षा प्रणाली है उसको ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया है। तो इसको किसी दूसरे ने मदद नहीं की है, जो आप कह रहे हैं साहब चीन ने मदद की है कि रूस ने मदद की है, इसने खुद डेवलप किया। तो इससे आप पार नहीं पा सकते हैं। तो ईरान का भी कई बार ये स्पष्टीकरण आया है कि भाई अभी तक तो हम जो भी हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं ये हमने अपने देश में ही बनाए हैं, हमारे ही इंजीनियरों ने, हमारे ही लोगों ने बनाए हुए हैं, हमको किसी दूसरे ने ये हथियार नहीं दिए हैं। जी बिल्कुल, ये किसी दूसरे ने नहीं दिए हैं, ये साफ तौर पर उसने कहा है। और ये जो ड्रोन का है तो उसने इजराइल में तो एक ड्रोन की फैक्ट्री पर ही हमला कर दिया है, यानी जहां पर ड्रोन बन रहे थे, और तहस नहस कर दिया। ड्रोन ही नहीं, वहां ड्रोन भी बन रहे थे, वहां से जो थे और हथियार भी बनते थे। और वो सबसे बड़ी रीढ़ जो थी वो समझी जाती थी वही उसकी थी इजराइल की, हाँ एरोसोल, और उसको बुरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और ये ट्रंप की धमकी के बाद किया कि अच्छा लो तुमको हम जवाब देते हैं। तो ये एक तरह से मोसाद का हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया।
तो ये बड़े हमले जो जिस तरीके से उसने किए ईरान ने, तो ये ट्रंप को लगातार चुनौती उसने दी है। क्योंकि ट्रंप तो दावा कर रहे थे कि उनकी हमने सेना नष्ट कर दी, हमने उनकी वायु सेना नष्ट कर दी, हमने उनकी नेवी नष्ट कर दी, हम जमीन से हमला करेंगे और जाने कहाँ कहाँ कब्जा करेंगे। बता रहे थे आसमान पे भी कब्जा कर लेंगे, जमीन पे भी कब्जा कर लेंगे, सब जगह कब्जा कर लेंगे, ट्रंप ही रहेंगे, दुनिया में कोई दूसरा नहीं रहेगा। लेकिन अब मालूम पड़ रहा है कि ट्रंप साहब की पिटाई हो रही है ज़बरदस्त तरीके से, यही कहा जा सकता है समीर जी। बिल्कुल। और इधर ईरान की सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का भी खूब मजाक उड़ाया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हम ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे। कल हम लोगों ने देखा था वहाँ, ये भी शायद ईरान, ये साउथ अफ्रीका की एम्बेसी थी, उन्होंने जारी किया था कि पाषाण युग में आप क्या पहुँचाएंगे और हम कौन हैं, हमारी एक विकसित और बड़ी सभ्यता रही है, संस्कृति रही है। लेकिन आज एक और वहाँ के सेना का एक बयान आया हुआ है, वो लिख रहे हैं कि हम आपको पाषाण युग से भी पहले के समय में भेज देंगे। इसको भी हम लोग देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है और जो वहाँ पर किस तरीके से हमलों का जवाब दिया जा रहा है। और हमलों का ही नहीं, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों का भी बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया जा रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि ट्रंप के बयानों को कितना हल्के में ईरान ही नहीं ले रहा है, पूरी दुनिया में लिया जा रहा है। बिल्कुल समीर जी, पूरी दुनिया में लिया जा रहा है और जबरदस्त तरीके से मतलब मजाक जो है वो उड़ाया जा रहा है, ये समीर जी देखने में आ रहा है। और मतलब सेना जो वहाँ की कह रही है कि भाई आप जो कह रहे हैं कि आपको पाषाण युग में भेज देंगे, तो आपको पाषाण युग से पहले के युग में जो है हम आपको भेज देंगे, ये उनका कहना है। और ट्रंप साहब जो है उनके वो जो है कौन से हेक्सेथ हैं, पीट हेक्सेथ, उनका जो है जिस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, सिर्फ सभी जी सिर्फ मजाक की बात नहीं है। मजाक उड़ाना तो ये होता है कि भाई हम पिट रहे हैं तब भी मजाक उड़ा रहे हैं, वो मजाक भी उड़ा रहा है और आपको पीट भी रहा है। दोनों काम एक साथ कर रहा है ईरान जो है, तो ये जो है वो समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से पिटाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर ये लगातार ईरान के हमले इजराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर जारी हैं और कहा है बहुत स्पष्ट तरीके से कि अगर उसके रिहायशी इलाकों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर निशाना बनाया गया तो इसी तरीके से वहाँ खाड़ी के देशों में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके शिकार होंगे, उसके निशाने पर होंगे। खाड़ी देशों को फिर चेतावनी दी है कि अगर आप इन हमलों से बचना चाहते हैं तो फिर अमेरिका को आप अपनी जगह मत प्रोवाइड कराइए, उनको अपनी जगह मत दीजिए कि अपनी आपकी जगह से हमारे ऊपर हमले करें। अब उन देशों के लिए भी बड़ी एक अजीब स्थिति है, लेकिन अब वहाँ पर खाड़ी के देश क्या कुछ कर रहे हैं, दबाव उनका भी बन रहा है। हालांकि कई बार सामने आ भी जाती हैं बातें, लेकिन बहुत सी बातें सामने नहीं आती हैं, पर उनका भी ज़बरदस्त दबाव इस समय अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है। कम से कम जो बेस तबाह हो गए हैं, अब वहाँ पुनर्निर्माण तो नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। और वो देश अपने यहाँ नहीं बनाने देंगे अब कोई ठिकाना, वो नहीं बनाने देंगे। उस सवाल ये कि जैसा कि खबरें आई कि ट्रंप जो है वो कह रहे हैं खाड़ी देशों से कि आप जो है इसका पैसा दीजिए, तो ये पैसा जो है वो क्यों देंगे भाई? लड़ाई आपकी थी, लड़े आप, हमला, हाँ नुकसान भी झेला, बल्कि वो जो एक तरीके से आप दीजिए उनको पैसा जो आपने किया है। तो ये जो है देखा जा सकता है समीर जी। और अभी खबर आ रही है कि नॉर्दर्न इजराइल जो है, मतलब उत्तरी इजराइल है, उस पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट से हमला किया और उसको वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो नहीं पहचान पाया कि ये हमला हो रहा है और ज़बरदस्त क्षति जो है ये हुई है। वहीं का वाई नेट न्यूज़ जो है उसने उसके विजुअल्स जारी किए और दिखाया कि किस तरीके से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नुकसान जो है वहाँ नॉर्दर्न इजराइल में हुआ है। और चैनल 12 है वहाँ का इजराइल का ही, उसने भी वो फुटेज जारी किए हैं कि हिजबुल्लाह के रॉकेट से कितना ज़बरदस्त नुकसान नॉर्थ इजराइल में हुआ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर चौतरफा हमला हो रहा है, यानी इधर ईरान हमले कर रहा है, उधर यमन के हूती हमला कर रहे हैं और वहाँ लेबनान से हमला हो रहा है यहाँ हिजबुल्लाह का। और इन हमलों में ज़बरदस्त नुकसान झेल रहा है इजराइल, मध्य पूर्व के देशों में बने अमेरिकी ठिकाने। और अब अमेरिका स्वीकार भी करने लगा है कि उसको कितना नुकसान हो रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों की तरफ से लड़ाई में नुकसान की खबरें लगातार दबाई जा रही हैं, लेकिन खबरें दबाने के बावजूद तमाम विजुअल्स हैं, तस्वीरें हैं और वहाँ अस्पतालों की स्थिति ये बता रही है कि क्या कुछ हो रहा है। कल का जो बहुत वहाँ WHO के डायरेक्टर जनरल का जो ट्वीट था अमलेंदु जी, बहुत ही एक गंभीर ट्वीट है और वो एक युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है कि कैसे अमेरिका उनके अस्पतालों पर और जो मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, उन पर हमला कर रहा है। यानी एम्बुलेंस पर, अस्पताल हैं और जहां लोग बीमार हैं उन जगहों पर हमला हो रहा है। और उसको ये अब्बास अरागची ने रीट्वीट भी किया था, ये लिखते हुए कि
WHO के डायरेक्टर जनरल का ये ट्वीट है। तो इस मामले में ईरान इन दोनों ही देशों पर भारी पड़ रहा है और उसको जो वैश्विक समर्थन मिल रहा है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण ये है कि ईरान इस लड़ाई को पूरे नियम और कानून के तहत लड़ रहा है। बिल्कुल समीर जी, वो नियम और कानून के तहत लड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात समीर जी ये कि इजराइल और अमेरिका हमला करते हैं तो बताते नहीं है कि हमला कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं। वो पहले से बता देता है कि भाई हम इस जगह पर हमला कर रहे हैं और नागरिकों से कहता है कि आप 1 किलोमीटर से दूर चले जाइए। ये होता है। अभी खबर आ रही है समीर जी कि अभी ईरान ने तेल अवीव पर सीधा जो है वो मिसाइल हमला किया है। फुटेज जो आई हैं उनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि मिसाइल जो है एक उल्का की तरह जाकर वहाँ गिरी है तेल अवीव पे। और इधर जो है बहरीन में जो है जब उसने हमला किया तो सॉरी माफ कीजिएगा, वहाँ के नागरिक जो हैं वो खुशी से झूमने लगे। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया तो वो फुटेज भी आ रहे हैं कि जब बहरीन में सैन्य ठिकानों पर हमला किया ईरान ने तो वहाँ नागरिक जो है वो खुशी से नाच रहे हैं। और बहरीन के नागरिक ये बात भी लगातार हम लोग बता रहे हैं कि जिन देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं खाड़ी के देशों में, वहाँ की जनता ईरान के समर्थन में दिखाई पड़ रही है, वो अपने देश के शासनाध्यक्षों के समर्थन में नहीं है। और ये एक बड़ा दबाव उन पर है कि वो इस लड़ाई में अब अमेरिका और इजराइल का आगे साथ दें या ना दें। ये जो तस्वीर है, ये जो खबर है बहुत ही मायने रखती है कि वहाँ अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर जब हमला हो रहा है तो वहाँ के आम नागरिक खुशी मना रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, आम नागरिक वहाँ की खुशी मना रहे हैं। सरकारों से अलग जो है वहाँ नागरिक हैं। ये साफ तौर पर सूचनाएं आ रही हैं और खूब वीडियो इस तरीके के जारी हो रहे हैं। इधर जो है बीर शेवा जो है वहाँ का इजराइल का, उसका जो रक्षा मंत्रालय का औद्योगिक परिसर है यानी जहाँ हथियार बनते हैं उस पर भी ईरान ने हमला किया है। और ख़ुद जो ईरान इसका रक्षा मंत्रालय से संबंधित जो एक मतलब सूत्र है उसने इसको माना है कि ये सत्ता के आतंकी बुनियादी ढांचे को एक मतलब बड़ा झटका लगा है। यानी जो जहाँ से हथियार बनते थे वो हथियार बनने की फैक्ट्री जो है उसको ईरान ने ध्वस्त कर दिया है वीर शेवा में। वही उसने कहा है कि आप हमारे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की जगहों पर आप हमला करेंगे तो वो सीधे जहां आपके हथियार बन रहे हैं उन जगहों को टारगेट कर रहा है। और वहां पर ड्रोन की फैक्ट्री है उस पर और ये हमला, तो ये लगातार हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं। और उधर कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ये भी कर रहे हैं कि किसी तरीके से ईरान लड़ाई रोक दे। अभी जो 48 घंटे की बात कर रहे थे हम लोग की, उन्होंने संदेश पहुंचाया है, ये बताया किसी दूसरे के जरिए कि कम से कम 48 घंटे का युद्ध विराम कर ले ईरान ने उसको सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कोई युद्ध विराम नहीं होगा। ये लड़ाई आपने शुरू की है तो अब इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल समझिए, ये कहा है कि इसका अंजाम जो है भुगतना पड़ेगा और ये लड़ाई खत्म हम करेंगे, आप खत्म नहीं करेंगे। ये एक तरीके से मतलब कहा है। और जो दिया था 48 घंटे का सीज फायर का ऑफर, उसको भी जो है वो उन्होंने इनकार कर दिया है कि मतलब ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। नो सीज फायर, बार बार जो है ईरान यही कह रहा है कि नो सीज फायर, किसी भी तरीके का कोई सीज फायर नहीं होगा। जंग जारी है, जंग जारी रहेगी और तब तक जारी रहेगी कि जब तक आप जो हैं हार नहीं मान लेते। समीर जी, ये उनका साफ तौर पर ईरान का कहना है। जी बिल्कुल। और इधर ये भी खबर आ रही है कि वो वहाँ पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार की मुलाकात हुई है। और ये मुलाकात हुई है इसी मुद्दे पर कि इस जो लड़ाई है ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल की, इसको कैसे सुलझाया जाए, यानी इस लड़ाई को तत्काल समाप्त किया जाए, जितनी जल्दी हो सके शांति वार्ता शुरू की जाए, गैर सैन्य लक्ष्यों की सुरक्षा करना और शिपिंग मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का पालन करना। अब ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सारे पॉइंट्स पर ईरान हर बिंदु पर मजबूती के साथ खड़ा है और पीछे दिख रहे हैं या इनका उल्लंघन करते अगर दिख रहे हैं तो अमेरिका और इजराइल दिख रहे हैं। बिल्कुल समझिए, अमेरिका और इजराइल जो है इसका उल्लंघन करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और दिखाई नहीं पड़ते बल्कि कर रहे हैं और उसके बाद स्वीकार भी कर रहे हैं। ट्रंप साहब तो जो है पुल पर हमला करने के बाद जो है उसका श्रेय लेते हैं, ट्वीट करते हैं तो सोशल पर बहुत बड़ा काम। इस्फहान पे हमला करते हैं तो उसका वीडियो जारी करते हैं। ये है। इधर समीर जी, ईरान के विदेश मंत्री जो है सैयद अब्बास अराक्ची जो है उनको भी धमकी दी गई कि इनका भी जो है जान ले ली जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि आपकी धमकियां हमारे पैरों तले हैं
और हमें अगर मौत का डर होता तो हम इस युद्ध में शामिल नहीं होते और हम अपने बेहतरीन जवानों को शहादत के लिए पेश नहीं करते। अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए मौत हमारे लिए एक सम्मान है। हम आज़ाद पैदा हुए थे और हम आज़ाद ही मरेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो सैयद अब्बास अरागची ने ट्रंप और नेतन्याहू को सीधे तौर पर दिया है कि हम आज़ाद पैदा हुए थे और हम आज़ाद ही मरेंगे। आप जो है ईरान पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, ये गलतफहमी निकाल दीजिए। ये साफ तौर पर चैलेंज दिया है सैयद अब्बास अरागची ने। जी बिल्कुल, आपकी मारने की धमकी आप देकर किसी को डरा और झुका नहीं सकते हैं। यहाँ कोई ऐसा नेता नहीं है ईरान में, उनका ये कहना है कि जो बंकर में छिप कर रह रहा हो वो सब खुलेआम घूम रहे हैं, कि कोई खौफ नहीं है, अपने देश की सेना और अपनी जनता के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। ये जो इतना बड़ा समर्थन देश की जनता का ईरान के शासन को मिल रहा है, इसके पीछे बड़ा कारण है। वहाँ जो सीधे सीधे जो चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे विदेश मंत्री हो, चाहे वहाँ पर सेना प्रमुख हो, लगातार वहाँ आम जनता के बीच दिखाई पड़ रहे हैं और देश की जनता इनके समर्थन में वहाँ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन इजराइल की अगर बात करें तो वहाँ लोग बंकरों में दिख रहे हैं या फिर देश छोड़कर दूसरी देशों में शरण लेने के लिए भागते हुए और लाइन में लगे हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, हम लोगों ने विजुअल दिखाए भी थे, वो इसी कार्यक्रम में दिखाए थे कि किस तरीके से लाखों इजरायली जो हैं नागरिक वो जॉर्डन की सीमा पर जो है वो देश से बाहर निकलने के लिए जो लाइन में लगे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि वो जेल से जो है बाहर जो है वो निकल जाएं। तो ये वो भगदड़ जो है वो इजराइल में मची हुई है। और समीर जी, इसका उल्टा हो रहा है ईरान में। ईरान के जो नागरिक दूसरे देशों में वो लौट कर जा रहे हैं ईरान और कह रहे हैं कि अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हम अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगे। 1,27,000 जो है वो नागरिक ठिकाने ध्वस्त किए हैं अमेरिका और इजराइल ने। छोटी मोटी संख्या नहीं है समीर जी। 1,27,000 का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि कितने लाख लोग बेघर हो गए। खुद यूएन जो वो आज से 10 दिन पहले कह रहा था कि 35 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो चुके हैं। तो आप समझिए कि कैसा इस समय वहाँ मौसम है ईरान में, ठंड का और बर्फ गिर रही है, ऐसा भी वहाँ मौसम है। ऐसे में अगर 35 लाख लोग बेघर हो जाएं और उसके बावजूद सड़कों पर डटे रहें अल्लाहू अकबर और इंतकाम के नारे लगाते हुए कि दुश्मन को शिकस्त ये अगर नारे बुलंद करें तो आप उस जज्बे से कैसे लड़ सकते हैं। बिल्कुल। और वो जो तस्वीरें अगर हम लोग एक बार फिर उनको देखें जो वहाँ जो पायलट की और जहाज के मलबे की तलाश में है, वो क्या कह रहे हैं, उनका जो साहस है वो बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई पड़ रहा है कि ईरान की सेना इस मजबूती से अपने देश की जनता के इसी समर्थन की वजह से लड़ रही है। इसको एक बार फुल स्क्रीन पर देखते हैं। इनका सेना से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये अपनी सेना के साथ उसके समर्थन में खड़े दिखाई पड़ रहे हैं और विदेशी हमलों को अपने तरीके से नाकाम करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं इस बार ये लोग कह क्या रहे हैं। حسین سلام علیکم، خسته نباشی. آشه سلام علیکم. علیکم سلام. انشالله پیدا میشه نترسید. آقا سلام علیکم. یا الله یا سلام. نمیمونه. پرچم همیشه بالا. آدی سلام علیکم، خسته نباشی. خسته نباشی. خسته نباشی. یا سلام علیکم. آدی سلام علیکم. عزیز چیلی پیدا می‌گیری؟ انشالله پیدا میشه. انشالله. پیدا میشه. انشالله. حسین سلام علیکم، خسته نباشی. آشه سلام علیکم. علیکم سلام. انشالله پیدا میشه نترسید. آقا سلام علیکم. یا الله یا سلام. نمیمونه. پرچم همیشه بالا. آدی سلام علیکم، خسته نباشی. خسته نباشی. خسته نباشی. یا سلام علیکم. آدی سلام علیکم. عزیز چیلی پیدا می‌گیری؟ انشالله پیدا میشه. انشالله. پیدا میشه. انشالله. तो ये वो लोग हैं, आम लोग हैं वहाँ के, और ये किस तरीके से उस जहाज़ के मलबे को ढूंढने निकले हैं, उसके पायलट को ढूंढने निकले हैं जिस अमेरिकी जहाज़ को ईरान की सेना ने गिरा दिया, और कह रहे हैं कि हम ढूंढ निकालेंगे, परेशान आप मत होइए। और वहाँ ईरान जब अमेरिका का जो जहाज़ ढूंढने आया तो उसको भी गिरा दिया गया, मार दिया गया। तो अब दोबारा वहाँ कोई अमेरिकी जहाज़ या हेलीकॉप्टर ढूंढने शायद दिया है। ये दुर्गम इलाके भी बता रहे हैं कि इन जगहों पर आप अगर अमेरिका की सेना उतार देते हैं तो क्या लड़ पाएगी, वो भी इन लोगों से। ये सैनिक नहीं है, ये सैनिक लोग हैं, ये आम लोग हैं समीर जी। और ये देखिए पहाड़ों पर कैसे चढ़ते हैं, और यहीं के समीर जी वो खूब विजुअल्स आते हैं, आपने देखा होगा जो माउंटेन गोट्स जो हैं वो कैसे सीधे खड़े पहाड़ों पर जो है वो चढ़ती हुई चली जाती हैं। तो वहाँ की तो बकरियां भी जो है भाई वो पहाड़ों पर सीधी चढ़ती चली जाती हैं। टम्प साहब आपकी सेना कहाँ से चलेगी, और जहाँ पहाड़ है वहीं रेगिस्तान भी है। तो इस तरीके का जहाँ हो तो किलोमीटर तक जो मालूम पड़ा कि रेगिस्तान चला जा रहा है और बीच में पहाड़ आ रहा है, तो वहाँ आप कैसे लड़ सकते हैं। मालूम पड़ा पहाड़ के आपकी सेना रेगिस्तान में होगी, पहाड़ से आप पे हमला हो रहा होगा।
तो आपकी सेना वहाँ नहीं जा सकती। तो इसीलिए समझिए लगातार वहाँ के जो सैन्य अधिकारी थे वो इस बात को इनकार कर रहे हैं कि वहाँ सेना को भेजना, ज़मीन पर उतारना बहुत खतरनाक होगा और वहाँ सिर्फ मौत ही मिलेगी, ये समझा गया। और इसीलिए पीट हेगसेथ जो ज़बरदस्ती वहाँ सेना को मौत के मुंह में धकेलना चाहता है और इसीलिए वहाँ के अधिकारी जो हैं वो उसका प्रतिवाद कर रहे हैं और इसीलिए वहाँ सेना के अधिकारियों को बर्खास्त किया जा रहा है। ये चीज़ आ रही है। इधर समझिए जो हॉर्मुज स्ट्रीट को लेकर जो बातचीत चल रही थी उस पर जो यूके में ईरान की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट किया है और उसने ट्वीट करके कहा है कि भाई ब्रिटिश सरकार जो है वो इतिहास के सही पक्ष में खड़ी हो। जो चूंकि ब्रिटेन की सरकार ने मतलब उन्होंने जो था 40 देशों की बैठक बुलाई कि इसको कैसे खुलवाया जाए, कैसे खोला जाए, संकट से निपटने के लिए। एक बार ट्वीट देखते हैं ईरान की जो यूके में वहां पर ब्रिटेन की एम्बेसी है, वहां दूतावास है, उन्होंने क्या ट्वीट किया है। वो लिख रहे हैं कि दशकों से एक जिम्मेदार देश के तौर पर ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते होने वाली वैश्विक शिपिंग की सुरक्षा बिना किसी कीमत के सुनिश्चित की है। आज इजरायली और अमेरिकी सरकारों ने आक्रामक हमलों, आम नागरिकों की मौतों, हत्याओं और जरूरी बुनियादी ढांचे को तबाह करके इस इलाके को अस्थिरता में धकेल दिया है। ईरान अपनी रक्षा कर रहा है और हॉर्मुज स्ट्रेट में से सुरक्षित और बेरोक-टोक गुजर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह सुझाव दिया जाता है कि ब्रिटिश सरकार इतिहास के सही पक्ष में खड़ी हो। बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि वहां हम दशकों से लोगों को आने जाने दे रहे, कभी रुकावट नहीं पैदा की। लेकिन ट्रंप पहले तो उनका एक ये भी मकसद था कि ईरान के साथ वो उसको वहाँ पर टोल टैक्स वसूलें, तय भी दिया था उन्होंने। लेकिन अब जब यहाँ उसके ऊपर हमले हो रहे हैं तो उसने इसको बंद किया है। यानी अगर आप खुलवाना चाहते हैं, कूटनीतिक रास्ते का आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसके रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल के लिए ये स्ट्रेट कभी नहीं खुलेगा, ये साफ है, ये स्पष्ट किया है। बिल्कुल ये स्पष्ट कर दिया है कि अमेरिका और इजराइल और जो दुश्मन के हैं जो उनके साथ खड़े हैं उनके साथ ये कभी खड़ा नहीं होगा। इधर समीर जी जो IRGC है उसने जो रियाद स्थित जो अमेरिकी दूतावास था उस पर हमले में अपनी किसी भी संलिप्तता से साफ इनकार किया है और घटना की निंदा की और इसके लिए उसने उकसाने के लिए जायोनी तत्वों को ही दोषी ठहराया है, यानी इजराइल को ही दोषी ठहराया है और पश्चिम एशियाई देशों से आग्रह किया है कि वे क्षेत्र को स्थिर करने के अमेरिकी और जायोनी प्रयासों के प्रति सतर्क रहें। यानी ये जो वो कर रहा है एक तरीके से इजराइल जो है डबल गेम कर रहा है, तो इससे सतर्क रहें। चूंकि पहले भी कहा गया था, ये कहा कई बार ये खबरें आई कि वहाँ पर तमाम जो ये खाड़ी के देश हैं उनकी उन जगहों पर वहाँ मोसाद के लोग हमला कर रहे हैं और बाद में ये बता देंगे कि ये हमले ईरान ने किए हैं। लेकिन ईरान हमला करने से पहले चेतावनी भी देता है और हमला करने के बाद उसकी जानकारी भी देता है कि ये हमले हमने किए हैं, इसमें इतना नुकसान हुआ। बिल्कुल बिल्कुल समझिए। और इधर जो है ईरान जो है वो कैसे इनके जहाज गिरा दे रहा है अमेरिका के और कैसे मार कर रहा है, इसको लेकर अमेरिकी सेना के एक रिटायर्ड कर्नल ने जो एक ABC न्यूज़ है उससे बात करते हुए कहा कि ईरान पारंपरिक रडार के बजाय इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल करता है और F-35 और F-15 जैसे लड़ाकू विमान इन सिस्टम का सामना करने के लिए डिज़ाइन नहीं किए गए हैं और इसलिए अमेरिकी लड़ाकू विमानों के लिए ईरानी हवाई क्षेत्र सुरक्षित नहीं है। यानी बता रहा है ट्रंप साहब को कि भाई अपने जहाज मत भेजना वरना और मारे जाएंगे। ये कौन बता रहा है? अमेरिकी सेना का रिटायर्ड कर्नल जो है वही कह रहा है कि ये जहाज जो हैं जो बने हैं वो इंफ्रारेड सिस्टम का सामना नहीं कर सकते और ईरान जो इंफ्रारेड सिस्टम का उपयोग कर रहा है, तो यानी वो उन्नत चीज का इस्तेमाल कर रहा है। आपको नुकसान होगा तो अपने जहाज मत भेजना, चाहे वो F-35 हो और चाहे F-15 हो। तो यानी समझिए एक तरह से कहा जाए कि ईरान ने युद्ध करने का तरीका भी बदल दिया। ये उसने ईरान ने बता दिया है और इसीलिए अपनी सुप्रीमेसी जो एक तरीके से कहा जाए वो पश्चिम एशिया पर ईरान ने साबित कर दी है। ट्रंप साहब वहां से आते हैं अमेरिका से, पिट पिटाकर अपनी सेनाओं को यहाँ से वापस ले आते हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि ये ख्याल के आसपास जो उनके सैनिक जो है वो हताहत हुए। बिल्कुल, और इसी बात को लेकर वहां की जनता में जबरदस्त नाराजगी है, गुस्सा है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप अपनी सेना को इस तरह से मौत के मुंह में क्यों धकेल रहे हैं और अरबों खरबों डॉलर का नुकसान देश का क्यों होने दे रहे हैं। बहुत सारी चीजें, लेकिन ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये लड़ाई रुकेगी तो उसकी शर्तों पर रुकेगी और ईरान की शर्तों के बिना ये नहीं रुकेगी। उसको ईरान को, अमेरिका और इजराइल को ये लिख कर देना पड़ेगा
कि वो दोबारा उस पर हमला नहीं करेंगे और इस लड़ाई में जो नुकसान हुआ है वो हर्जाना भी उनको देना पड़ेगा। देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन हमले लगातार 93वीं लहर आज शुरू की है ईरान ने। वहाँ पर अमेरिका और जो इसराइल और अमेरिका के जो ठिकाने हैं, सैन्य ठिकाने हैं, उन पर आगे क्या कुछ होता है इस पर रहेगी हमारी नज़र। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।